हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है, 2025 में, या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की जिसमें जीके जीएस पूछी जाएगी, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। और देखिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2024 में जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, सबका जीके जीएस का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। सभी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं। और भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए, हम सारी चीज़ें ना क्लास में ही याद करेंगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम ये भी देखेंगे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम राइट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब कि अगर हमें तुक्का लगाना पड़ जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुक्का लगाना पड़ गया, तो हम कैसे सही तुक्का लगा सकते हैं। एक्चुअली वो तुक्का नहीं होता, वो हमारी इंट्यूशन होती है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे इन सभी जो मैंने सीरीज़ में जितनी भी क्लासेस करवाई हैं सब में बताया है। तो धीरे धीरे आप वो चीज़ सीख जाएंगे। और देखिए, जब क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे। तो इसलिए आप फॉर्मेट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। मीन्स बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें सब कुछ समझ आएगा। अपने रिव्यूज़ भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इज़ द प्रोविजन ऑफ स्मॉल क्रेडिट टू दोज हु वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपको फोकस करना है। देखो, उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान है जिनके पास वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होगी। तो देखिए, इसने पूछा है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एक सर्विस के लिए नहीं है, तो काफ़ी सर्विसेज के लिए है ये। तो देखो, माइक्रो लोन जो होता है वो एक सर्विस के लिए होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए इंडिविजुअल बोरो करता है लोन। तो देखिए, जो माइक्रो लोन है वो माइक्रो फाइनेंस के द्वारा ही दिया जाता है। तो इसका जो, और होम लोन पर्टिकुलर होम्स के लिए दिया जाएगा, होम लोन। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, देखो आवास योजना है तो घर से रिलेटेड होगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर हाउस के अपग्रेडेशन से रिलेटेड, जो जिनके पास लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए। तो इससे ये वाला जो ऑप्शन है हम एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि हमें तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पूछा है ना क्वेश्चन में। ये देखना है कि आपको किसके लिए पूछा है। तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। होम लोन्स होम के लिए है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचे दो। तो माइक्रो लोन्स सिर्फ एक के लिए है, तो ये नैरो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाइडर के लिए है, तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आपको लोन्स भी देगा और सेविंग अकाउंट्स भी खोलेगा, इंश्योरेंस भी करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वाइडर जो सेंस है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट है, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम क्वेश्चंस को देख के ही, उसके ऑप्शंस को देख के ही एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने दोनों तो एलिमिनेट कर ही लिए, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन आएगा थोड़ा सा। माइक्रो लोन आपको वाइडर सेंस में सोचना है, एग्जामिनर हमेशा वाइडर सेंस को ही लेके चलता है, ठीक है। और इसमें देखो, क्वेश्चन में भी दे रखा है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल एक सर्विस की तो बात नहीं हो रही इसमें, एक सर्विस की, तो इसमें काफ़ी सर्विसेज की बात हो रही है। तो माइक्रो जो फाइनेंस है वो ही प्रोवाइड करता है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं। देखो, जो माइक्रो लोन होते हैं इज़ द स्पेसिफिक स्मॉल लोन अमाउंट दैट एन इंडिविजुअल बोरोज फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे ही माइक्रो लोन, जो माइक्रो लोन प्रोवाइड करते हैं वही प्रोवाइड करते हैं माइक्रो जो फाइनेंस होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक स्मॉल लोन्स होते हैं, इंडिविजुअल बोरो कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, माइक्रो फाइनेंसिंग इज़ द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है टू द पीपल वर्किंग विद अ सच स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट दे लैक एक्सेस टू दीज सर्विसेज थ्रू द ट्रेडिशनल बैंक्स। तो ये जो सर्विसेज होती हैं, जो ट्रेडिशनल बैंक हैं उनसे जो नहीं ले पाते, उनको प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस, ठीक है।
तो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो लोन और माइक्रो लैंडिंग आर ऑल पार्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो ये सभी किसके पार्ट हैं? तो ये माइक्रो फाइनेंस के पार्ट हैं। और माइक्रो फाइनेंस itself encompasses a wider range of services than just loan और lending। सिर्फ लोन और lending देने के अलावा ये और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लो इनकम इंडिविजुअल्स विद अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि देखो सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ये सारी सर्विसेज जो माइक्रो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करता है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है ना, वाइडर सेंस में सोचना है आपको। जो एग्जामिनर देगा वो वाइडर सेंस में ही देगा, ठीक है। तो हमने देख लिया माइक्रो फाइनेंस, आपको डेफिनेशन याद रखनी है तो, और इसमें क्वेश्चन में ही हम पता कर लेंगे। देखो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो एक सर्विस की तो बात नहीं हो रही है, काफ़ी सारी सर्विसेज की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, माइक्रो फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए एलिमिनेशन भी कैसे कर सकते हैं हम। एलिमिनेशन कोई ऐसे तुक्का नहीं है, वो इंट्यूशन है। आपको अगर आपने सही से पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, राइट आंसर को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो द वेरिएशन बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेम डे इज़ कॉल्ड। तो टेम्परेचर एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च हवा के तापमान और कम तापमान के बीच भिन्नता को तापमान कहा जाता है। तो देखिए एक दिन में जो हायर टेम्परेचर रहेगा और लोअर टेम्परेचर, उसी दिन का जो सेम डे का 24 घंटे का जो हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर है, उसके जो डिफरेंस को बोलेंगे वो बोलेंगे ड्यूरनल, ठीक है। और जो ऐसे ही साल में होता है, तो एक साल में जो होगा हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे एनुअल। और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, और ड्यूरियन, देखो जो इसका आंसर है ये है ड्यूरनल। तो डे का पूछ रहा है, ये सेम डे का 24 घंटे का, तो ये है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, देखो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू इट। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर है, आपको ध्यान रखना है, आगे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी हुआ है। जो वेट बल्ब टेम्परेचर है इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू इट। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। तो ड्यूरनल का मैंने बता दिया, जो 24 घंटे में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का, और एनुअल जो साल में होगा। ये भी पूछा जा चुका है और ये पूछा ही गया है, तो आप इसको ध्यान रखें थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो एग्रीकल्चर सॉर्ट इज़ अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर सॉर्ट निम्नलिखित में से किस खेल में प्रयुक्त शब्द है। तो एग्रीकल्चर शॉट किस स्पोर्ट्स में बोला जाता है, तो ये होता है क्रिकेट में। जब एक बैट्समैन ख़राब शॉट लगा देता है, पुअर शॉट लगा देता है, तब यूज होता है एग्रीकल्चर शॉट, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इतना ही आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, एक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन पेनिनसुलर इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज द लोकल पावर दैट रूल्ड ओवर नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भा। तो प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य स्थानीय शक्ति थी जिसने उत्तरी महाराष्ट्र पर शासन किया और विदर्भा में। तो ये कौन थे, तो ये थे वकाटक्स। तो आपको ध्यान रखना है जिन्होंने महाराष्ट्र और विदर्भा रीजन पर रूल किया था। तो ये लोकल किंगडम्स थे, लोकल पावर्स थी। तो वकाटक का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम वकाटक्स के बारे में। देखो इनके जो रूलर्स हैं वो ध्यान रखना, और एक फाउंडर ध्यान रखना है। तो विंध्या शक्ति फाउंडर थे वकाटक डायनेस्टी के, और मिड 3rd सेंचुरी के आसपास, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बाकी ये रूलर है, ये भी है देवसेना और नरेंद्र सेना और पृथ्वी सेना लास्ट है इसके, जो वकाटक डायनेस्टी है। ये ध्यान रखना है आपको, बस थोड़ा सा एक बार देख लें ऊपर ऊपर से। आपको एग्जाम में अगर कुछ दिखेगा वकाटक से रिलेटेड तो मोस्टली रूलर्स ही पूछेगा वकाटक से रिलेटेड, क्योंकि पिछले जो शिफ्टों में पूछे गए हैं वो वकाटक से रिलेटेड जो रूलर्स हैं वही पूछे गए हैं, ठीक है। और तो वकाटक जो डायनेस्टी है रूल किया इसने 250 से 550 सीई तक। एंड पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर के पैटर्न्स थे। उसके अलावा देखिए जो मुखारीज थे, मुखारीज की कैपिटल थी कन्नौज, याद रखनी है आपको। फाउंडर थे मुखारीज के जो ईशान वर्मन है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और देखिए कन्नौज कैपिटल है, ईशान वर्मन इसके फाउंडर थे, ये पूछा गया है,
ठीक है। हु रूल्ड अंडर द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, तो इनको जो टाइटल था स्टार्टिंग में वो महाराजा धीराज के टाइटल के अंडर इन्होंने रूल किया है। और वन किंग्स इंक्लूडेड, अदर किंग्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सरावर्मन, वावावर्मन, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें भाई, सर्वावर्मन है ये, और अवंतीवर्मन और गंधर्वर्मन, ग्रहावर्मन, सॉरी ग्रहावर्मन, ध्यान रखनी है आपको। ईशान वर्मन, सर्वावर्मन, अनंतीवर्मन और ग्रहावर्मन तो पूछे जा चुके हैं ये मुखारीज के। ठीक है, याद रखने हैं आपको किंग्स। ग्रहावर्मन जो था वो लास्ट रूलर था मुखारीज का, और इसे मार दिया था 7th सेंचुरी में। जो शशांका गॉड था, शशांका था, वो गोड़ा किंगडम का था, जो कि वेस्ट बंगाल के आसपास थी, वेस्ट बंगाल में ही थी जो शशांका गॉड डायनेस्टी का। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम कौन सा बच गया अब, मैत्रकाज। तो देखिए मैत्रकाज क्या थे। मैत्रकाज व द डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर गुजरात है, सौराष्ट्र रीजन पर इसने राज किया था, जो रूल्ड किया था जो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन है, काठियावाड़ जो रीजन है, 5th to 8th सेंचुरी तक। और फाउंडर इसके थे कौन से थे, तो भद्रा का इसके फाउंडर थे। ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकता है। इसका जो वेस्टर्न जो डायनेस्टी है उन पे ही ज़्यादा फोकस है, एसएससी का जो एग्जामिनर है उसका, जो एजेंसी सेट कर रही है। तो इसका जो फाउंडर है वो है भद्रा का, और जो लास्ट रूलर है शिलादित्य फोर्थ। और इनका जो पीरियड है 543 से लेके 755 एडी तक। कैपिटल इनकी बादामी थी, जो चालुक्याज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चालुक्याज का जो पीरियड था देखो 543 से लेके और 755 तक था। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी बादामी, वातापी या बादामी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में आया है, बहुत ज़्यादा रिपीट है ये क्वेश्चन, बादामी वातापी वाला। और इनके जो रूलर थे पुलकेशिन फर्स्ट और कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड और विक्रमादित्य फर्स्ट। याद रखने हैं आपको, पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड और विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक है भाई, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये वाले इसके चालुक्याज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा है, तो इकोनॉमिकल एफिशिएंसी की। तो इसका जो आंसर है वो है 4th, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन। तो इसमें क्या है, एनर्जी फ्लो होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर फूड चेन में, उनका जो रेशियो होता है उसे ही इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एनर्जी फ्लो होती है, जो हम पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ है जैसे ये है ना, तो ये एनर्जी लेता है सन से, और इसकी एनर्जी जब इसे खाएगा कोई, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये प्राइमरी। ठीक है, इसको जो खाएगा वो हर्बीवोर्स होगा, हर्बीवोरस को जो खाएगा वो कौन होगा, कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स को जो खाएगा वो होगा टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो जो एनर्जी फ्लो करती है वो 10% फ्लो करती है, यहाँ पे मान लो 100 है तो यहाँ पे 10% फ्लो होगी, 10 होगी, 10% जो आगे ट्रांसफ़र होगी एनर्जी 10 होगी, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%। ठीक है, तो रेमंड ने दिया था ये, रेमंड लेंसमैन करके नाम है उनका, जिन्होंने ये दिया था 10% लॉ, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है 10% होती है फूड चेन में। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उसे ही इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। और 10% जो लॉ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो 10% लॉ है एनर्जी फ्लो का, तो रेमंड लेंसमैन ने दिया है ये लॉ। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, तो वही है डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि एक लेवल से ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक जो एनर्जी फ्लो होती है उसे ही इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया है, प्राइमरी में जैसे कि ग्रास होती है, ग्रास हॉपर खाता है, फिर रैबिट्स होते हैं, फिर उसे स्नैक खाता है, स्नैक को फिर ईगल खाता है। ठीक है, तो ये फूड चेन है, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 245 मतलब कि 245 टू 255, आर्टिकल 245 से 255 इन पार्ट
11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भारतीय संविधान के भाग 11 में, 11 है ये, रोमन में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें पूछ लिया पार्ट 11 में क्या क्या चीज़ें, तो पार्ट 11 में देखिए, पार्ट 11 में जो आर्टिकल हैं 245 से लेके और 263 तक हैं, ठीक है। तो दो जो, और इसमें क्या है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस दे रखे हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे रिलेशन है, इसमें दो तरह का रिलेशन है, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो किस आर्टिकल में है, तो 245 से लेके और 255 जो आर्टिकल हैं उसमें है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो किस में है, तो 256 से लेके 256 से लेके और 263 तक है आर्टिकल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा भी जा चुका है, आपको पार्ट ध्यान रखना है इसका, और आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब एमरजेंसी जो प्रोविज़न है मैं इसको भी बता देता हूँ, जो एमरजेंसी प्रोविज़न है वो कितने में है, तो वो है पार्ट 18 में, ठीक है, और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है, और 352 में नेशनल इमरजेंसी है, और 356 में स्टेट इमरजेंसी है। अगर स्टेट फॉलो नहीं करता तो जो डायरेक्शन दिए सेंटर ने तो उस पर इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा 360 पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इतनी आपको ध्यान रखनी है, तीनों इमरजेंसी 352, 356 और 360, 360, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट जो रूल होता है, ठीक है भाई, स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, और जो नेशनल इमरजेंसी है 352। तो ये पार्ट 18 में है। और ट्रिब्यूनल देखो, ट्रिब्यूनल ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कब ऐड करी गई थी, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसमें क्या था कि जो पार्ट 14 है, पार्ट 14A में ये दे रखी हैं जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो पार्ट 14A में 323 से लेके 323A और 323 जो है B, इसमें देखो है जो ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, और इसमें अदर मैटर्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल है, अदर मैटर्स से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो सर्विसेज हैं, सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड है, उनके सॉल्यूशन के लिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर स्टेट के सर्विसेज में तो उससे रिलेटेड है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। और इस पे लॉ कौन बना सकता है, तो इस पे केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, चाहे वो स्टेट में हो, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, चाहे वो स्टेट में हो, ट्रिब्यूनल स्टेट के लिए बनाई हो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर सेंटर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होती है, ठीक है, तो उनको पार्लियामेंट ही बनाएगा केवल। लेकिन जो अदर मैटर्स में जो होती हैं, टैक्स से रिलेटेड हो गया, रेंट से रिलेटेड हो गया, टीनेंट से रिलेटेड हो गया, तो उनके लिए सेंटर और स्टेट, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है ट्रिब्यूनल जो होती हैं ये, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है ये सारा कंसेप्ट, तो आपको ये याद रखनी है, चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का, आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल्स आर कवर्ड अंडर पार्ट 14A, तो 14A के अंडर है कॉन्स्टिट्यूशन के, और विच वॉज एडिड बाय दी 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जो मैंने बता दिया है। और आर्टिकल 323A डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 323B किससे डील करता है, अदर ट्रिब्यूनल से, अदर मैटर्स से जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स डज द लूनी रिवर फ्लोज, तो लूनी रिवर जो नदी है, लूनी नदी किन किन राज्यों के समूह में बहती है, तो किन राज्यों में बहती है जो लूनी रिवर है। तो लूनी रिवर देखो आपको पता होगा थोड़ा सा, तो ये गिरती है किस में, रन ऑफ कच्छ में, तो रन ऑफ कच्छ में गिरती है। तो देखो इधर है लूनी रिवर, जैसे ये समझाने के लिए बना रहा हूँ भैया आपको ये मैं, है ना।
तो ऐसे है कुछ इस तरह से है। तो ये यहाँ से राजस्थान और गुजरात से यहाँ से इसमें गिरती है। जो ये तो है खंबात, गल्फ ऑफ खंबात है ये, गल्फ ऑफ खंबात। और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं या गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे गिरती है लूनी रिवर इस साइड में, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में गिरती है लूनी रिवर, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये निकलती कहाँ से है ये भी आपको देखना है। तो ये बिहार और वेस्ट बंगाल को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इधर नहीं बहती है, पहला जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये इधर पड़ेगा। तो इधर तो ये बहती नहीं है, ये तो गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है, इधर थोड़ी ना बहती है ईस्ट में। तो ये तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये भी गलत हो गया है, तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इधर है, तो गल्फ ऑफ कच्छ तो ऊपर है ना, तो ये तो अरेबियन सी में आ जाएगा, तो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा राजस्थान एंड गुजरात, तो ये आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान एंड गुजरात इसका आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, राजस्थान एंड गुजरात। अब जो है लूनी रिवर के बारे में देख लेते हैं। देखो जो लूनी रिवर है राइजिंग ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर, तो अजमेर के पास जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली रेंज है, उनके जो वेस्टर्न स्लोप है उधर से निकलती हैं। और वेयर इट इज़ नोन एज सागरमाटी, तो वहाँ पे जहाँ से ये निकलती हैं वहाँ पे इसका नाम है सागरमाटी। द रिवर फ्लो जनरली साउथ वेस्ट वॉर्ड डायरेक्शन में बहती है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में बहती है। और ठीक है, थ्रो द हिल्स एंड अक्रॉस द प्लेन ऑफ द रीजन, तो हिल से होते हुए प्लेन रीजन में आती है। देन एंटर्स द पैच ऑफ डिज़र्ट, तो ये जो डिज़र्ट है राजस्थान का उसमें एंटर करती है। और फाइनली डिसिपेट इनटू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मार्सिस कॉल्ड रन ऑफ कच्छ, तो बाद में उसके बाद गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे इसमें गिर जाती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है लूनी रिवर के बारे में। आपसे पूछेगा, देखो दो तरह के क्वेश्चंस पूछता है एसएससी, एक तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और एक है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो जो रिवर इधर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में वो तो होती हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और जो वेस्ट में गिरती हैं इधर, ठीक है, अरेबियन सी में, तो वो वेस्टर्न फ्लोइंग है। और जो इधर वाली रिवर हैं ये बनाती हैं एस्चुरीज़, एस्चुरीज़ बनाती हैं ये। और देखो ये जो है ये डेल्टा बनाती हैं जो इधर रिवर्स है। एक बार मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर बहती है वो है महानदी, फिर उसके बाद बहती है गोदावरी, फिर कृष्णा, देन पेन्नार, और फिर पेनन्नूरू, ठीक, पुनन्यार है उसका नाम, और फिर है कावेरी, ठीक है, और फिर है वैगई यहाँ पे। तो ये आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी याद रखें, कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे देगा आपको। ठीक है, और इधर देखिए तापी, और उसके बाद बहती है नर्मदा। ठीक है भाई, तो आपको नहीं, नर्मदा ऊपर बहती है, तापी नीचे बहती है, ये रही, आप एक बार और देख लेना। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है तापी और नर्मदा। जो नर्मदा है वो किस किस के बीच में बहती है, तो ये विंध्यान रेंज और नीचे सतपुरा रेंज है, तो इनके बीच में नर्मदा बहती है। और सतपुरा और अजंता रेंज, अजंता रेंज इनके बीच में तापी बहती है। और जो इधर गिरती है वेस्ट में, ठीक है, अरेबियन सी में, या गल्फ ऑफ खंबात भी आ सकता है, इसका जो आंसर है एग्जामिनर गल्फ ऑफ खंबात भी दे सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज़ें। ठीक है, रिवर्स का मैं पूरा चैप्टर लेके आ जाऊँगा, सारी रिवर्स करा दूँगा आपको, एक एक रिवर्स याद करा दूँगा मैं। ठीक है भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खेल खेल में सारी चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, और आप क्लास को कंप्लीट देखिए भाई, बिना क्लास को कंप्लीट देखे आप सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाएंगे। देखो एलिमिनेट करना हमने देख लिया ना, अगर हमें थोड़ी सी लोकेशन पता है तो हम एलिमिनेट कर लेंगे, अपने आप आंसर तक पहुँच जाएंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द कौशल्या मातृत्व योजना इन 2022, तो 2022 में, विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू वुमेन गिविंग बर्थ टू अ सेकेंड गर्ल चाइल्ड फॉर सेफ मदरहुड। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तो किस गवर्नमेंट ने
जो किस स्टेट के गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने ये योजना स्टार्ट करी है, कौशल्य मातृत्व योजना। तो दूसरी लड़की के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट की है? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट ने स्टार्ट करी है। आपको ध्यान रखनी है ये योजना, किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में पूछ लेगा एसएससी के में। ठीक है, 2025 तक काम किया है ये, क्योंकि 2 साल 2 ईयर्स पुराने तो जो करंट अफेयर्स है वो पूछता ही है एसएससी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ एमपी पे तो इसका बहुत ज़्यादा फोकस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 9। For a chemical reaction with rise in temperature by 10 डिग्री the rate constant becomes nearly, तो तापमान में 10% की वृद्धि के साथ रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग हो जाता है। तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, डबल हो जाता है जो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब जो रेट कांस्टेंट होता है, देखो, द रेट कांस्टेंट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट अ गिवन टेम्परेचर। तो वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, जो रेट कांस्टेंट है बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट अ गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है उसका दिए हुए टेम्परेचर पर। ठीक है भाई, आपसे रेट कांस्टेंट पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दे तो केमिकल रिएक्शन में, तो क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज वी.डी. सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय द ब्रिटिशर्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में वी.डी. सावरकर को अंग्रेज़ों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? तो कब भेजा गया था ये? तो 1911 में भेजा गया था। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वी.डी. सावरकर जी के बारे में। तो इनका जो पूरा नाम है, विनायक दामोदर सावरकर वॉज सेंट टू सेल्यूलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय द ब्रिटिश इन ऑन 4 जुलाई 1911। तो 4 जुलाई 1911 में इन्हें जेल भेजा गया था, जो कि अंडमान निकोबार में है। और देखिए, ही कॉल्ड 18, और जो इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसको इन्होंने बोला है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। और इन्होंने फाउंड की है, स्थापना की थी अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडियन सोसाइटी, ये भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, वी.डी. सावरकर जी ने। और जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसे बोला है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और इनकी देखिए पब्लिकेशंस हैं, ही रोड द बुक, देखिए, जोसेफ मैजिनी बायोग्राफी है एंड पॉलिटिक्स। तो ये ध्यान रखनी है आपको, पूछी जा चुकी है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट द इंडियन रिबेलियन 1857। तो इन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है, जो 1857 का जो रिबेलियन हुआ था उसके ऊपर है। तो सावरकर वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 50 साल, इन्हें 50 साल की जेल हुई थी और ट्रांसपोर्टेड इन 1911 में सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में भेजा गया, और जिसे काला पानी के नाम से जानते हैं। अब वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है भाई, वो जेल जो सेलुलर जेल है। ठीक है भाई, तो इतनी आपको ये याद रखनी है। और फाउंडर किसके थे? अभिनव भारत सोसाइटी और फिर इंडियन सोसाइटी। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे थे ये। ठीक है, हिंदू महासभा, उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये काला पानी वाली जेल। ठीक है, डेट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 जुलाई, बट एसएससी का कुछ पता नहीं है, डेट भी पूछ ले अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखनी है आपको थोड़ी सी डेट। ठीक है, 1911, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द ईयर 2023-24। तो वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो ये कितना है? तो 51,000 करोड़ है ये जो इनका लक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, जो 2023-24 का था।
तो अब थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। जो डिसइन्वेस्टमेंट है इज़ अ प्रोसेस वेयर द गवर्नमेंट सेल्स और लिक्विडेट एसेट्स। जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उन्हें लिक्विडेट करती है और गवर्नमेंट सेल करती है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं और प्रोजेक्ट्स हैं और अदर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, तो उन्हें सेल करती है, उसे ही डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं जो घाटे में चल रहे होते हैं, ठीक है, जो सही से जो प्रॉफिट नहीं दे रहे होते गवर्नमेंट को, जिन पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, सेल कर सकती है, उसे ही डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 2023-24 के लिए कितना हुआ है? 51,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, पंडवानी सिंगर पूसा बारले was conferred with which of the following awards by the government of India in 2023? तो पंडवानी गायिका उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो दिया गया था वो पद्मश्री दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मा जो अवार्ड्स हैं ये कब स्टार्ट हुए थे? तो ये स्टार्ट हुए थे 1954 में। तो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, ठीक है। तो ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, और उसके बाद है पद्म भूषण, और लास्ट में है पद्म श्री, ठीक है। तो पद्म विभूषण 2024 में 5 लोगों को मिला है जो पद्म विभूषण है, और जो पद्म विभूषण है वो 17 लोगों को मिला है, और जो पद्म श्री है वो 110 लोगों को मिला है। तो 2024 में टोटल 132 जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो मिले हैं, और 5 जो हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न किस किस को मिले हैं तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए जो LK अडवाणी जी हैं, LK अडवाणी को, और देखिए वो क्या नाम है उनका, चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। PV नरसिम्हा राव, सिम्हा राव। अब 2 पर्सनालिटीज़ के नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर लिख के बताना है, और 5 लोगों के नाम जो जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। देखो 1-2 लोगों के मैं बता दूंगा, 3 के आपको बताना है। देखो चिरंजीवी को मिला है, जो एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, चिरंजीवी। और जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्हें मिला है, M वेंकैया नायडू जी को, ठीक है। और तीसरा कौन है बताओ आप? तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। 3 जो पर्सनालिटी हैं वो आप बताएंगे मुझे, पद्म विभूषण, बाकी के 3 कौन हैं, और जो 2 बच गए यहाँ पे पद्म भूषण में, वो भारत रत्न में, वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं तो आप 5 जो भारत रत्न है वो, और जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और पद्म विभूषण जो 5 पीपल हैं उन्हें भी मिला है, जो पर्सनालिटी हैं जो 5 हैं, तो उनको भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्योंकि उसके पूछने के चांस ज़्यादा हैं इस बार, क्योंकि वो 5 लोगों को मिला है भारत रत्न, और पद्म विभूषण भी 5 पर्सनालिटीज़ को मिला है, तो आपको वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए, और तो आपको ध्यान रखना है उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है? तो कौन सा है प्रोक्रियोटिक जो सेल होती हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये बैक्टीरिया है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम सेल्स के डिफरेंस के बारे में। देखो प्रोक्रियोटिक जो सेल्स होती हैं, डिफरेंस है ये प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है। तो जो प्रोक्रियोटिक सेल होती हैं आर स्मॉल एंड यूनिसेलुलर, वाइल जबकि यूक्रियोटिक जो सेल होती हैं लार्ज होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं। पहला डिफरेंस। प्रोक्रियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोक्रियोटिक सेल में।
जो ऑर्गेनल्स बाउंड मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, वाइल यूकैरियोटिक सेल्स जो मेम्ब्रेन इसमें होती है यूकैरियोटिक सेल में। उसके अलावा थर्ड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है ये सर्कुलर एंड फ्री फ्लोटिंग होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। एक का याद रख लें, दूसरे का उसके अपोजिट है। वाइल जो यूकैरियोटिक डीएनए है लीनियर एंड फाउंड इन न्यूक्लियस, तो इसका जो डीएनए है यूकैरियोटिक का वो न्यूक्लियस में मिलता है। अब देखिए जो लिस्ट ये तीनों हैं क्या हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक सेल के, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया एंड यीस्ट। ठीक है, तो लिस्मेनिया क्या है, लिस्मेनिया इज़ अ जीनस ऑफ ट्राइपेंसोमेटिड प्रोटोजुआ, तो ये एग्जाम्पल है, ये प्रोटोजुआ है लिस्मेनिया दैट कॉज अ फैटल वेक्टर बोर्न पैरासाइट डिजीज कॉल्ड लिस्मेनियासिस, जो कि एक मक्खी के द्वारा होता है, सैंड फ्लाई है इसके द्वारा होता है इसके काटने पर। और मोस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज आर ट्रांसमिसिबल ओनली फ्रॉम एनिमल बट सम कैन बी स्प्रेड अमंग ह्यूमंस, के बीच भी फैल सकती है। अब जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या है, लिस्मेनिया का आपने देख लिया, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो जो ये ध्यान रखनी है आपको किसके द्वारा होता है, ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है और वेक्टर बोर्न पैरासिटिक डिजीज है, और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, तो इसके द्वारा मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम विच इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स, वो मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में अकर्स वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन्स, जो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनके बीच में इक्वेटर होता है, तो इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसके जो बाद में होता है ये टेम्परेट जोन होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है, और मलेरिया इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो प्रोक्रिएटिक का जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया और यीस्ट, तीनों आगे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना है आपको। और जो बैक्टीरिया है वो ये जो है यूकैरियोटिक के एग्जांपल है, और बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक के एग्जांपल है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर मेंडलीव्स प्रिडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ ए का एल्यूमिनियम वाज, तो मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार ई के एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था, तो कितना था, तो ये 68 था। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी है उसमें जो ई के एल्यूमिनियम का जो मास है, एटॉमिक मास, वो 68 था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो उसमें एलिमेंट्स अरेंज हैं वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ही अरेंज द एलिमेंट सच दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ फेल इनटू द सेम वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको सेम वर्टिकल कॉलम में, पीरियोडिक टेबल के सेम वर्टिकल कॉलम में रखा जाएगा। और द एलिमेंट वर अरेंज्ड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल रो होंगी वो 7 रोज होंगी, एंड नोन एज पीरियड, उन्हें पीरियड बोला जाएगा। और जो 8 वर्टिकल कॉलम्स को उन्हें ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो पीरियड्स होते हैं जो रोज़ में होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स में बोला जाता है। तो डिज़ाइन द पीरियोडिक टेबल, ही डिज़ाइन पीरियोडिक टेबल बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो कैसे अरेंज करा उन्होंने, तो एलिमेंट को, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक वेट, जैसे ही उनका जैसे ही इंक्रीज होगा एटॉमिक मास, उसी तरह से अरेंज करा उन्होंने एलिमेंट्स को इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद अ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो उन्हें सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, वो सेम प्लेस ऑक्यूपाइड करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज़ फाउंडर ऑफ द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया
तो कौन सा भारतीय संगीतकार और सितार वादक भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा का संस्थापक है? तो कौन है? तो सितार से एसोसिएटेड है रविशंकर जी। तो पंडित रविशंकर सितार से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने ये फाउंडर थे नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बाकी जो 3 पर्सनालिटी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो शाहिद जो परवेज़ खान है वो एसोसिएटेड है सितार से और इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। और किशन महाराज किससे रिलेटेड है? तो ये हैं तबला प्लेयर हैं किशन महाराज। और अयागारी जो है वो है वीणा से एसोसिएटेड। ठीक है, अयागारी श्याम सुंदरम। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं पद्मा अवार्ड ही रह चुके हैं तीनों। ठीक है, तो ये वीणा से एसोसिएटेड हैं, किशन महाराज तबला प्लेयर हैं और परवेज़ खान सितार से। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है किससे एसोसिएटेड है। यही पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है मोस्टली, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा, इनडायरेक्टली भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आ गया तो। ये तो बड़े फेमस हैं सितार प्लेयर रविशंकर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस कमेटीज identified the existence of legal provisions for implementation of some of the fundamental duties? तो निम्नलिखित आयोगों समितियों में से किसने किसने इनमें से कुछ आयोगों समितियों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके? ठीक है, तो इनका जो आंसर है वो है जस्टिस वर्मा कमेटी। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो लीगल प्रोविजंस हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो उनको आइडेंटिफाई किया। तो ये एसोसिएटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। आपसे ऐसे भी आ सकता है कि वर्मा कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के जो लीगल प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड है। बाकी देखिए 3 कमेटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो राजमन्नार जो कमीशन है ये कब सेट किया गया था? तो ये कब सेट हुआ था? तो ये 1969 में इसको बनाया था डीएमके गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की डीएमके। और इसके जो चेयरमैन थे ये डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। और ये सेंटर स्टेट के रिलेशन से एसोसिएटेड थी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, और सरकार ये जो कमीशन है ये कब बना था? तो ये 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था टू रिव्यू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये भी सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है, ये भी सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो डीएमके गवर्नमेंट थी तमिलनाडु की 1969 में। क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपको, डेट याद रखनी है, ये ईयर याद रखना है, डेट नहीं। और ये 1983 में जो सरकारी कमीशन है ये भी सेंटर स्टेट के रिलेशन से जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है उससे एसोसिएटेड है और ये बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद देखिए वसंतराव नाइक जो कमेटी है ये कब बनी थी? तो 1960 में बनी थी, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर दी डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट था महाराष्ट्र में, तो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। तो ये वसंतराव नायक जो कमेटी है 1960 में, और जो महाराष्ट्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सजेस्ट किया था इसने। ठीक है, ये तीनों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी जा चुकी हैं कई बार एग्जाम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था यूगोस्लाविया में। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो कब बना था? तो ये कोल्ड वार के दौरान बना था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये काफ़ी स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, दैट डिड नॉट सीक टू फॉर्मली अलाइन। तो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था ये ना तो सोवियत यूनियन की तरफ था और ना जो यूएसए, 2 पावर्स थी कोल्ड वार के दौरान, यूएसए और सोवियत यूनियन। तो इसने बिल्कुल अलग रहने का सोचा था नॉन अलाइन मूवमेंट का, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रहने का सोचा था। इसने किसी भी पावर के साथ मिक्स करने का नहीं सोचा था। ठीक है, तो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ग्रुप ओरिजिनेटेड इन, तो जो बेसिक कंसेप्ट है इस ग्रुप का, तो 1955 में ड्यूरिंग द डिस्कशन टुक प्लेस एट द एशिया अफ्रीका बंदुंग
कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें इसका बेसिक कंसेप्ट आया था 1955 में। और जो पहली जो नेम की सबमिट हुई थी, नेम बोलते हैं इसे नॉन अलाइन मूवमेंट को, तो ये हुई थी कहाँ पे, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, सितंबर 1961 में। याद रखनी है आपको, बेलग्रेड पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम थे, अब तो यूगोस्लाविया पूछ लिया, अगले में बेलग्रेड पूछ सकता है, ठीक है। तो 19 जो सबमिट हुई है नाटो की, तो वो हुई है कंपाला युगांडा में। और जो अभी जो 121वां मेंबर बना है वो बना है साउथ सूडान नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, ठीक है। और बनी कब थी, तो कोल्ड वॉर के दौरान। तो इसने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा था। ये वाले जो नॉन अलाइन मूवमेंट में जितने भी स्टेट थे, तो वो किसी भी पावर के साथ, जो बाइपोलर था वर्ल्ड उस टाइम पे, तो ना तो यूएसए के साथ थे और ना यूएसएसआर के साथ, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा था इस मूवमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 18। तो गंधर्व महाविद्यालय विच वाज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मुदगल गल्या इज लोकेटेड। तो गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदगल्य ने की थी, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो उसका जो कहाँ पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, जो गंधर्व महाविद्यालय है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो चंद्र मोदगल्य ने इसकी स्थापना की थी, गंधर्व महाविद्यालय की, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क रूल एंड रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक ढांचा, नियम और विनियम प्रदान करता है भारत में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फ्रेमवर्क रूल और रेगुलेशन इंडस्ट्री के लिए कौन बनाता है, जो पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है भाई उसके लिए, तो तभी तो बनता है वो रूल रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियन थोड़ी ना बनाएंगे। तो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। बजट, यूनियन बजट, तो उसमें तो एलोकेशन होता है बजट में, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू फ्रेमवर्क रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसे आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं आप, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। यूनियन बजट में तो एलोकेशन करते हैं, बजट का मतलब यही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रूल रेगुलेशन और फ्रेमवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका आंसर है जो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग may only move forward to the unoccupied square immediately in front of it। तो शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल इसके ठीक सामने खाली वर्ग में आगे बढ़ सकता है, तो कौन है वो, तो पावन है वो। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, जो उसके सामने वाला कॉलम होता है। और जो क्वीन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। और जो रॉक होता है वो ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव, जिसे हाथी बोलते हैं, तो वो या ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा, सीधा मूव करेगा वो। और जो बिशॉप होता है वो डायगोनली मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा, जिसे हम ऊंट बोलते हैं चेस में, ठीक है, हिंदी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 64 कॉलम होते हैं, 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो एक साइड पे होते हैं वो 16 होते हैं और दूसरी साइड पे 16 होते हैं, तो टोटल 32 होती हैं, जिन्हें हम गोटियाँ बोलते हैं, ठीक है, वैसे साधारण लैंग्वेज में बताऊँ तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कॉलम्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21। मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2022 सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो मुलायम सिंह यादव जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया, ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हैं ये, ठीक है, थे, अब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। तो ये एक्स जो चीफ मिनिस्टर हैं उसके क्या नाम है, समाजवादी पार्टी में जो चीफ मिनिस्टर थे
तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मुलायम सिंह यादव जो पास्ट अवे 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी इनके बेटे अखिलेश यादव वो हैं समाजवादी पार्टी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो विच इज़ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द जॉइंट डिजिटल स्किल्स इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू डिजिटल स्किल्स बाय नेशनल कैरियर सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है? तो डिजिटल स्किल इनिशिएटिव जो कि नेशनल कैरियर सर्विसेज ने और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने स्टार्ट किया है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, तो वो कौन सा है? तो वो है, बताओ आप, डिजी सक्षम। तो सक्षम बनाना ही तो है उसमें। तो डिजी सक्षम, डिजिटली सक्षम बनाना है, स्किल प्रदान करनी है। तो डिजी सक्षम ही इसका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, शिक्षावाणी नहीं, डिजी सक्षम बनाना है हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो डिजी सक्षम। और देखिए जो फुल फॉर्म है स्वयं की, जो स्वयं पोर्टल है ये, इसमें जो फुल फॉर्म है इसकी पूछा जा चुका है, ये स्वयं का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, मैं वो ही करवा रहा हूँ क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो फुल फॉर्म स्वयं की क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो याद रखनी है आपको। पोर्टल इज लॉन्च टू अचीव 3 एजुकेशनल प्रिंसिपल्स: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मरली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लॉन्च द स्वयं पोर्टल 2017 में, 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। और इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स विद अ क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग कोर्स। तो ई लर्निंग कोर्स के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मी डैम मी टी फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में मी डैम मी टी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो किस में होता है ये? तो असम में होता है, याद रखना है आपको। और बिहार में होता है छठ पूजा, छठ पूजा। और नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए असम में एक डांस होता है जो क्लासिकल डांस है, वो कौन सा है असम का? तो सतरिया डांस होता है इसमें। और उड़ीसा में होता है ओडिसी, ओडिसी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा चुकी हैं ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आसाम का है ये जो फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है कौन सी है इनमें से? तो वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये पीएसयू है, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये प्राइवेट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो पीएसयू है ये। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो सेल जो है ये 1973 में इसको एस्टेब्लिश किया था। और टिस्को जो आई थी, टिस्को, ये 1907 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, पूछी हुई है टिस्को, सेल 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। इन 10th सेंचुरी इंडिया क्वीन दिद्दा बिकम द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो 10वीं शताब्दी के भारत में रानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की शासक बनी? तो किस क्षेत्र की शासक थी ये? तो कश्मीर की शासक थी, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और जो रानी दिद्दा थी, ये जब इनका बर्थ हुआ था तो लोहारा डायनेस्टी से थी, इनकी शादी के बाद ये उत्पाला डायनेस्टी की हो गई, ठीक है। तो इन्होंने राज किया 10th सेंचुरी में। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे, देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के, जो 19 सितंबर को हुआ था पेपर सेकंड शिफ्ट का, ठीक है भाई।
तो आप रिवीजन करते रहिए और क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, ये आप लोगों के लिए है। पीवाईक्यू का जो रिवीजन है आपका परफेक्ट हो जाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एसएससी बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू का रिपीटेशन करती है, और आप अगर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए भाई, आपने अगर सीरीज़ के और लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देखें, जिससे आपका एक हॉलिस्टिकल और जो पैटर्न है एसएससी का कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो आपका डेवलप होगा, और एलिमिनेशन आपका डेवलप होगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, टाइमिंग आपकी कम होगी जीएस की। और देखिए हमारी जो मेमोरी है ना, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, वर्चुअल मेमोरी जब आपकी बनेगी, क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आपको वहाँ पे जाके दिक्कत नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है भाई, तो चलिए यहीं पे हम अपनी जो क्लास है उसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ में, उन्हें भी शेयर करें। देखिए आपको जलना नहीं है किसी दूसरे से, आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, वो पढ़ेगा तो वो पास होगा, लेकिन आपको हेल्प सबकी करनी चाहिए। तो इस सीरीज़ से कितना फ़ायदा होगा वो आप भी जानते हैं, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। 36 शिफ्ट के 25, आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। और एमटीएस के 66 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 25। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई। जीएस को बिल्कुल अपने हाथों में रखना है, मुट्ठी में बंद रखना है, और मस्त पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लास में ही याद करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए गुड बाय, जय हिंद। ख्याल रखिए भाई अपना।